क्या कभी सोचा है कि रोशनी, संगीत और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी, इन सब के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो एक महान भारतीय वैज्ञानिक की एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरू हुई थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? भाई, समुद्र के नीले रंग का एक गाने की धुन से क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन इसका जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही अनोखे चैप्टर में ले जाता है। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सचमुच हर चीज में वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता था। तो चलिए मिलते हैं सर सीवी रमन से। देखिए, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें वाइब्रेशन से मतलब कंपनों से एक गहरा लगाव था, फिर चाहे वो रोशनी की वाइब्रेशन हो या फिर संगीत की। रमन का सफर ना कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था। जरा सोचिए, दिन में आप भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम संभाल रहे हैं और रात में लैब में बैठ के साइंस की दुनिया में नई नई खोजें कर रहे हैं। कमाल है ना? और उनका जो पहला जुनून था वो था इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फिजिक्स, मतलब वीणा और तबले जैसी चीजों से जो आवाज निकलती है उसके पीछे का साइंस क्या है। और फिर साल 1921 में लंदन जाते हुए एक समुद्री सफर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी सफर ने रमन का ध्यान आवाज से हटाकर रोशनी की तरफ मोड़ दिया। वो एसएस नारकुंडा जहाज पर थे और उन्होंने भूमध्य सागर के गहरे नीले रंग को देखा। अब देखिए, उस जमाने में सब यही मानते थे कि ये तो बस आसमान का रिफ्लेक्शन है, उसकी परछाई है। पर ये जवाब रमन को जमा नहीं। उनका मन मान ही नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, इसके पीछे कोई गहरा राज जरूर है। अच्छा, अब इस राज को समझने के लिए ना हमें लाइट स्कैटरिंग को समझना होगा, यानी प्रकाश का बिखरना। ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब रोशनी की किरणें किसी चीज के बहुत छोटे छोटे कणों मतलब मॉलिक्यूल्स से टकराती हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। बस इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। और हाँ, इसी वजह से हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है। अब ज्यादातर होता ये है कि जब रोशनी बिखरती है तो उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता, वो जैसी आती है वैसी ही बिखर जाती है। लेकिन रमन ने सोचा, क्या हो अगर कभी कभी ऐसा हो कि रोशनी बिखरते समय अपनी थोड़ी एनर्जी बदल दे, या तो कुछ एनर्जी खो दे या कुछ पा ले। बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़ी खोज का दरवाजा खोल दिया। पर यह होता कितना रेयर है? अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1 करोड़ लाइट पार्टिकल्स में से सिर्फ एक, जी हाँ, 1 करोड़ में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा करता है। और रमन ने ठान लिया कि वो उसी एक पार्टिकल को ढूंढ कर रहेंगे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने उसे खोज भी निकाला। इसी को हम आज रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस खोज ने पहली बार ये पक्के तौर पर साबित किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स यानी कणों की तरह भी बिहेव कर सकती है, जो एनर्जी का लेन देन कर सकते हैं। इसने क्वांटम फिजिक्स की पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। वो साइंस में नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई। लेकिन जानते हैं, इतनी बड़ी खोज के बाद भी रमन अपने पहले प्यार यानी संगीत को कभी नहीं भूले। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी लाइट पर की गई रिसर्च और साउंड पर की गई रिसर्च दोनों एक ही चीज से जुड़ी थी, और वो थी वाइब्रेशन। देखिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का हर एक सुर, मतलब जो सप्त स्वर होते हैं, वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जैसे सा 240 हर्ट्ज पर, रे 270 हर्ट्ज पर, और ऐसे ही बाकी के सारे सुर। तो ये सिर्फ कला नहीं है, ये तो एकदम प्योर फिजिक्स है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि ये खास वाइब्रेशंस हमारे दिमाग पर भी असर डाल सकती हैं। जैसे कि 270 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी शायद क्रिएटिविटी बढ़ाती है, तो वहीं 320 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फोकस करने में मदद कर सकती है। यही तो है वाइब्रेशंस की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि अगर आवाज की वाइब्रेशंस हमारे दिमाग पर असर डाल सकती हैं, तो क्या ये दूसरे लिविंग बीइंग्स पर भी असर कर सकती हैं, जैसे पौधों पर? एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा और रमन के दोनों जुनून, म्यूजिक और बायोलॉजी, को एक साथ ले आया। हुआ ये कि रिसर्चर्स ने स्टीविया यानी मीठी पत्ती के पौधों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को रोज 4 घंटे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया और दूसरे ग्रुप को एकदम शांत माहौल में रखा गया। फिर बस 30 दिनों तक इंतजार किया गया, ये देखने के लिए कि क्या कोई फर्क पड़ता है। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिन पौधों ने संगीत सुना
वो दूसरे ग्रुप के पौधों के मुकाबले काफी ज्यादा लंबे हो गए। मतलब साफ था, म्यूजिक की वाइब्रेशंस का उन पर सीधा सीधा असर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव तो पौधों के अंदर हुआ था। जिन पौधों को संगीत सुनाया गया, उनमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा 78% तक ज्यादा पाई गई। सोचिए, 78%! इसका मतलब ये है कि आवाज की एनर्जी सीधे सीधे पौधों के अंदर केमिकल चेंजेस ला रही थी। तो हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए? रमन के उस सवाल से कि समुद्र नीला क्यों है, से लेकर उन पौधों तक जो संगीत सुनकर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों को जोड़ने वाला एक ही धागा है, वाइब्रेशन यानी कंपन। सीवी रमन ने अपने पूरे करियर में बस इसी एक चीज को समझा। उन्होंने ये महसूस किया कि रोशनी और आवाज ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही यूनिवर्सल भाषा के दो अलग अलग रूप हैं, और वो भाषा है एनर्जी के वाइब्रेशन की भाषा। तो रमन की विरासत सिर्फ उनके नोबेल प्राइज तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत ये सिखाती है कि एक छोटी सी जिज्ञासा में, एक सवाल पूछने में कितनी ज्यादा ताकत होती है। यही जिज्ञासा हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर रोशनी, संगीत और जीवन ये सब वाइब्रेशन से जुड़े हैं, तो हमारे इस यूनिवर्स में ऐसे और कितने छिपे हुए कनेक्शंस हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। क्या पता अगली बड़ी खोज बस एक सवाल पूछे जाने का ही इंतजार कर रही हो।